नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र। और ये पूर्णावलोकन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो दिया गया, बहुत लोग पूछ रहे थे ये क्या है। तो पीसीएस के मेनली प्रश्न इसमें दिए गए होते हैं। हालांकि रिव्यू में किया हुआ हूँ तो सब वीडियो में ये कहना थोड़ा टाइम वेस्ट है। ये न्यू एडिशन का है और इसमें हम भी पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, जिसमें हमारा चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अन्य जैसे पॉलिटी का भी लिस्ट दिया गया है तो उसका भी हमने कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। धीरे धीरे सब चलता रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम जो इसमें पढ़ेंगे आधुनिक भारत वाले में गवर्नर जनरल तक हो गया था। अभी मेनली पढ़ना है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये जरूर देख लीजिएगा, इससे कई सारे प्रश्न आते हैं। काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज था ये। अभी पढ़ेंगे जिसमें 389 से लेकर 98 तक है, कुल 9 पेज में दिया गया है। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें हम पूरा पढ़ते हैं। जैसे पहले जो थ्योरी के रूप में दिया गया वो पढ़ते हैं और फिर बाद में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी कंप्लीट करते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। एक्सरसाइज है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति के निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो अमीर वर्ग था उसको भू संपत्ति में निवेश करने के कारण जो उद्योग था उसका अच्छे से विकास नहीं हो पाया। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। अस्थायी बंदोबस्ती किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 ईस्वी में। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिसेवदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू था। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग ये 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया था। इसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था। बस 1/11 जो था वो अपनी सेवा के लिए उसे अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति, जिसे भद्र नवाब कहा जाता था, अस्थाई भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ये तो याद रखना है कि भूमि लगान का 10/11 भाग अंग्रेज रखता था और 1/11 जो था वो जो भूमि का वहाँ पे भूस्वामी घोषित किया गया था उसको दिया जाता था। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? तमिलनाडु के बारामहल जिले में। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, जो कि वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है, उसमें लागू हुआ था। अभी थोड़ा फास्ट ही पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहाँ पे है ना उसके नीचे काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तो फिर वहाँ रिपीट होगा, याद हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना होता। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी व्यवस्था के लिए अधिकार दिया गया था और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे या व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार और भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में कृषि भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत में भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची रहती थी। आगे है महालवाड़ी पद्धति। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल, जो जागीर का एक भाग था, उसके साथ स्थापित किया जाता था। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। जो छोड़ के चला गया उसका भी स्वामी और जो था उसका तो है ही। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी। उत्तर प्रांत होगा, आई थिंक, मध्य प्रांत हम। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत में भू क्षेत्र का 30% हिस्सा जो था वो इसमें शामिल था, महालवाड़ी वाले में। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार ने गृह शुल्क, जो होम चार्जेस होता है, इससे तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया जाने वाला एक व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत,
भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेज द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली निधि गृह शुल्क पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इम्पीरियल फेडरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों का नाम मात्र का शुल्क, जो कि बिल्कुल भी नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटिश में भारी शुल्क लगाया जाता था। धन के बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। इसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक तथा भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादाभाई नौरोजी धन के बहिर्गम के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड, डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अच्छा, ये अपवाह सिद्धांत जो है किस गवर्नर जनरल के टाइम में ये आया हुआ था? बहुत बार जिक्र हुआ था, बताइएगा पिछले एक्सरसाइज में। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गम के सिद्धांत पर बल दिया था। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। ये बुक किनका था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश चंद्र दत्त का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कोलकाता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बर्मिंघम के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण बरसों से लगातार चल रहा धन का बहिर्गमन ही है। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादाभाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, मतलब ये इसके अगेंस्ट में थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादाभाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी। दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषण नीतियों का अनावरण किया था और कहा था कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा हुआ है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। दादाभाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। तो इनका नाम क्या हो गया? दादाभाई नौरोजी। ये प्रश्न कई बार आता है। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, तो प्रश्न का आंसर डिस्क्राइब काफ़ी अच्छे से दिया गया है, तो ऑटोमेटिक आपको याद होता चला जाएगा। पहला प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियाँ होम चार्जेज की संगठन थी? तो पहला है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में ली जाने वाली निधि, ये तो सही ही था। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु ली जाने वाली निधि, ये भी सही है। अगर भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेज द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि, नहीं, ये भारत से नहीं लिया जाता था, तो यहाँ पे ये गलत है। 1 और 2 दोनों सही है। तो पूरा इसका डिस्क्राइब दिया गया, पढ़ते हैं इसको। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्क से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया जाने वाला व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिया जाने वाला भत्ता और पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेज द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं होती थी, तो वो शामिल नहीं था। आगे है शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता था? इम्पीरियल प्रेफरेंस, तो ये जो विशेष रियासत मिलता था, मतलब भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जाने वाले विशेष रियासत के लिए इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही था। ब्रिटिश काल में इम्पीरियल
प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जाने वाली विशेष रियासतों के लिए दिया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका मेन कारण क्या था? तो अब पढ़े थे कि जो धनिक संपत्ति था, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति के निवेश करने की तरजीह दिया जाना, इसके कारण वो स्वतंत्र नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी था ब्रिटिश। और देखिए सारे प्रश्न पूछे गए हैं तो आप हल्के में नहीं ले सकते, इसीलिए इसका जो थ्योरी दिया गया है ना वो कम ही है, लेकिन एक पूरा प्रश्न से मिलता जुलता दिया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दी जाने के कारण उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व को अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिसवदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया था और भूमि लगान का 10/11 कंपनी को देना था और 1/11 उसे अपनी सेवाओं के लिए पास में रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति, जो भद्र नवाब उसे कहा जाता था। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ये प्रारंभ हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था? तो वो जमींदारों के लिए किया गया था। अस्थायी बंदोबस्ती जमींदारों के लिए। अस्थायी बंदोबस्ती किसके साथ किया गया था? तो वही जमींदारों के साथ। और ये कब किया गया था? 1793। अस्थायी बंदोबस्त। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? अस्थायी भू राजस्व तो वही है लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यता कर के कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो यहाँ पे सारे कथन गलत दिया गया है, सही है, देख लेते हैं यहाँ पे। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थायी बंदोबस्त जो जमींदारी व्यवस्था थी, इसमें भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था जब तक वे 2 लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते थे। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक माध्यमों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्पष्ट है कि यहाँ पे सारे कथन गलत थे। आगे है चिर अस्थायी बंदोबस्त। 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका मेन कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त था, उन्हें अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उनका 1/11 हिस्सा जो था अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा 10/11 कंपनी को जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले किश्तकारों से जमीन वापस छीन लिया जाता था। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। यह कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1159 ईस्वी में रेट एक्ट जो है वो पारित हुआ। 3 दशक पहले कुछ जिले में जैसे बंगाल, बिहार की सीमा में संथाल क्षेत्र में किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही था। दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू किया गया था, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त के रूप में साबित हुआ।
इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। आगे प्रश्न है अपना 13वां कि रिक्त स्थान को भरना है। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये 1850 जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसी वर्ष। यहाँ पे लिखा गया है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। इस समय किसानों का विद्रोह था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया। इसमें भूमि मालिकों यानी जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो शुरू किया था? तो ऊपर पढ़े हुए थे ये मेनली था टॉमस मुनरो और जो रीड था अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेज द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू किया गया एक प्रणाली था। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। टॉमस मुनरो 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया था। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र जैसे मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल और असम एवं कुर्ग जो कर्नाटक है में यह व्यवस्था लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 ईस्वी के बाद विनगेट और गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था की सुधार की गई थी। आगे 15वां है कि भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू किया गया था बंगाल और मद्रास में। टॉमस मुनरो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ये पूर्वी भारत में और पश्चिमी भारत में, माफ़ कीजिएगा पूर्वी में नहीं था, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में रैयतवाड़ी कर्नाटक साइड में था तो और गुजरात साइड में इधर, तो पश्चिम और दक्षिण में। महाराष्ट्र के रैयतवाड़ी बंदोबस्ती में कौन संबंधित रहा था? मुनरो था संबंधित। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ शुरू किया था? तो ये सबसे पहले शुरू मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, दोनों मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया? तो मद्रास और बम्बई दोनों सेम ही है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन नंबर डी। कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। पहले किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये बिल्कुल सही है, रैयतवाड़ी में सही होता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था, ये भी सही है कि प्रति है या क्या सब है। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है वो सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों और बड़े बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी ज़मीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो ये कौन सा था? तहसाला प्रथा। माफ़ कीजिएगा, ये तो रैयतवाड़ी प्रथा था, जो अभी ऊपर पढ़े डिटेल में। रैयतवाड़ी प्रथा जिसमें पट्टा होता था तो वही था रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। आगे कथन ए और कथन मतलब कारण दिया गया है, कौन सा सही है? ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, तो ये बिल्कुल सही है, अलग अलग था। आगे कि भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, हाँ तो ये अलग अलग हुआ तो अलग अलग बन गया था, मतलब ज़मीन के हिसाब से किया गया था। तो यहाँ पे
ये सही है, उसका व्याख्या भी ये कर रहा है, इसी कारण से ऐसा वर्ग बन गया था। तो यहाँ पे दोनों सही है और उसका जो है वो सही व्याख्या भी करता है, आंसर यही था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। व्यवस्थाएं थी अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत का लगभग 19% शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% हिस्सा मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में, जो कि कर्नाटक का भाग है, में शामिल था। महालवाड़ी व्यवस्था 30% हिस्से में शामिल था, जिसमें संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में शामिल था मेनली। अतः स्पष्ट है कि भारतीय किसानों को अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित हुआ। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया। इसमें कृषकों की भूमि को गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? चाय कंपनी का स्थापना 1839 में किया गया था। 1839 असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में किया गया था। यह कंपनी 5 लाख रुपये की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नज़ीरा असम की इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। वो कब बना था? 1839 में। कुछ और भी हुआ हो 1839 में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको पता हो तो। 1939 नहीं लिखना है कि ये पंडित क्या नाम है इनका, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दिए थे, बने थे, ये सब नहीं। 1839 बताना है। यहाँ पे देखिए सूची 1 सूची 2 दिया गया है, आपको सुमेलित करना है कि कहाँ पे क्या था। तो जजमानी तो अभी अपने लोगों की तरफ चलता है, उत्तर भारत में चलता है, उत्तर भारत में जजमानी। आगे 12 बलूट तो ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। मिरासी तमिलनाडु में, मिरासी, और अडाडे है कर्नाटक में, अडाडे कर्नाटक में। यहाँ पे लिखा गया है कि जजमानी उत्तर भारत में, 12 बलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक में है, अडाडे कर्नाटक। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल, यहाँ पे कुछ और लिखा है। यूपीपीसीएससी द्वारा उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया गया था, जो कि गलत था। अच्छा ठीक है। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय था? 40%। 40%। यद्यपि इस तरह के प्रश्न का उत्तर विवादित होता है, तथापि कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसत सैन्य बल पर खर्चा केंद्रीय राजस्व बल का लगभग 40% मानते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत का सही परिभाषा नीचे किस कथन से आता है? दादा भाई नौरोजी अपवाह सिद्धांत दिए हुए थे, पढ़े हम लोग, तो वो किस, मतलब वो मेनली क्या था इसमें दिया गया है? तो ये था कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था। इसके लिए भारत में कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो यही था उनका ड्रेन थ्योरी, और ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट करते हैं। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके कारण भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं, मतलब भारत से सीधा जो पैसा जा रहा था विदेश, ब्रिटेन, तो वही होता था, मतलब ड्रेन कर रहा था भारत। यहाँ पे उसी डिटेल में लिखा है कि धन के बहिर्गम या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन, संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्णय पर बल दिया गया। दादा साहब नौरोजी धन के बहिर्गम के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। इन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपवाह सिद्धांतों का प्रतिपादन किए थे। तो ये सारा पुस्तक दादा भाई नौरोजी का है। बुक फिर से रिपीट करते हैं। इंडिया डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये सब दादा भाई नौरोजी का पुस्तक था। निकास का सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी ने किया। निकास का सिद्धांत वही थ्योरी ऑफ ट्रेड। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। आगे यहाँ पे मतलब अभी कथन दिया है, कारण दिया गया है, सही गलत यही बनाना है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार
संतुलन अनुकूल था। तो ये सही है। साथ ही धन की निकासी का जो स्वरूप था वो अप्रतिफलित निर्यात था। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है वो सही है और व्याख्या भी कर रहा है। इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया अच्छे से कि बहिर्गम अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। इसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण करना था। 1813 के पश्चात इस आर्थिक निकास के अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक ऊपरी साधनों में लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज, खनिज उद्योग जिसमें कोयला और सोना था आदि वित्तीय संसाधन, बैंक, बीमा और वित्तीय निगम जो कि अंग्रेज के उद्योग थे और अनुपूरक थे, और इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। मिलिट्री ट्रेन था तो वो था दंगा को शांत करना या फिर जो सामान था उसको पहुंचाना, तो मेनली सबसे इनकम का ही स्रोत था अंग्रेज़ का। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट बताया, एविल ऑफ द ऑल एविल की संज्ञा दी। इसमें भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। तो यहाँ पे दोनों सही था। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में औपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक रहे। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, यहाँ पे ये तीनों थे। 1817 से लेकर 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया, जिसमें 3 लोगों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, ICS अधिकारी रामेश चंद्र दत्त। इनका एक पुस्तक का जिक्र हम स्टार्टिंग में किए हुए थे, अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त GV जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है, उपनिवेशवाद। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। तो वो सर सैयद अहमद खां थे, क्योंकि वो समझते थे कि इंग्लैंड जो कर रहा है, ब्रिटेन वो अच्छा कर रहा है, उसी से विकास होगा। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। वे मुस्लिम समाज के विकास, वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत पर वो विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1901 में। 1901। तो ये लिखा किसके द्वारा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और यह पुस्तक 1901 में लंदन के S. सोनेस्चर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। S. सोनेस्चर का भी कोई प्रकाशक का भी नाम पूछ लेता है अब, S. सोनेस्चर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने 1865 में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। इसका कार्य भारत के दुखों दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए जाने वाले वे पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुराव्यवस्था पर प्रकाश डाला और धन के वर्गीकरण सिद्धांत और धन के विकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, उदारवादी दल से। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने जो इकोनॉमिक ड्रेन था, इसके सिद्धांत पर पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखा था, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। अनुद्योगिकीकरण के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। पहला है कि यह प्रक्रिया 1813 में शुरू हुआ था, 1813 जो एक्ट आया था। इस
ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की प्रक्रिया को इसमें तेज़ कर दिया था। जो चाय और चीनी का व्यापार सब था वो सब बंद किया था। तो यहाँ पे मतलब उसको छोड़ के सब कुछ बंद किया था। तो दोनों सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ अपना सही है। आगे लिखा गया है कि भारत में अनुद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुआ। इससे ब्रिटिश की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। यहाँ पे उद्योग ना हो, विदेश से परचेज करे, पैसा फिर ब्रिटिश से आए, ऐसा था। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? पहला है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये तो सही ही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों के आत्मविश्वास को जगाया। तो वो बस इकोनॉमिक के कारण जाने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत में प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्हें अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी थी। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला जो लंकाशायर में रहता है, तंतुबाई बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों के असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे, किंतु अब इस देश में विदेशी सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई है। मतलब भारत में जहाँ पे सूती कपड़ा सब बनना बहुत था, तो वहाँ पे विदेश से सूती कपड़ा आ रहा है। मतलब वो क्या किया था, इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये घिनौना नीति था। आगे है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। और जानते हैं, नहीं बोलना चाहिए, पर अभी जो अपने देश में यहाँ पे लिखा गया है, सर आर्थर कॉन्ट ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया था। इसीलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अगले प्रश्न है अपना कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। तो पहला दिया गया है ओरांग, ये गलत है। ओनली यहाँ पे 2 और 3 सही है। मतलब बेनियान जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट होता था, भारतीय एजेंट, और मिरासीदार ये राज्य का नामित राजस्वदाता होता था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ओरांग जो है एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। ज्ञातव्य हो कि ओरांग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं, जो वर्कशॉप होता है, वहाँ पे किया जाता है। बेनियान ये बनिया होता है, पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तराधिकार। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्वदाता माना जाता था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का इसमें से कौन सा एक परिणाम था? तो वो था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बन गया था। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण पंजाब को अब नकद राशि की आवश्यकता थी। इसीलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश थे जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिसकी खपत स्थानीय स्तर पर थी। चाय, रबर, कॉफ़ी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसल उत्पाद शुरू की गई, किंतु जो ब्रिटिश पूंजीवादी की पहली पसंद थी, इस फसल के लिए उन्हें यूरोपीय बाज़ारों से अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुआ और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है? तो यहाँ पे पहला है कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे।
19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा था। इस युग को भारत का अनौद्योगिकीकरण का काल कहा जाता है, जिसके लिए अग्रलिखित नीतियाँ उत्तरदायी थी। पहला है कि भारत का मुक्त व्यापार नीति लागू करना। दूसरा है भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी यानी कर लगा देना। ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात। रेल मार्गों का विकास। विदेशी निर्माताओं के उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना इत्यादि। इन सभी कारणों से मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकड़ी उद्योग जो था वो विनाश हो गया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया। जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया गया। तो ये लेसन कंप्लीट होता है। आगे जो एक सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।